प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं आपका मेट्रो इंजीनियरिंग एंड सिस्टम जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें जो हमारा पॉइंट्स है और जो सब्जेक्ट में चैप्टर्स है वो अलग अलग चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो आज का जो चैप्टर्स है वो है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ मेट्रो प्रोजेक्ट। मेट्रो प्रोजेक्ट बनाने में ऑब्वियसली पैसा लगता है, या कोई भी प्रोजेक्ट बनाने में या डेवलप करने में पैसा लगती है। तो कहाँ पे कितना पैसा लगाना है, ये कैसे हम समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को ही डिस्कस करेंगे। तो डेवलपिंग अ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट सब्सटेंशियल फाइनेंशियल अंडरटेकिंग दैट रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग, फंडिंग, ऑनगोइंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ताकि जो हमारा मेट्रो सिस्टम है वो सक्सेसफुल और सस्टेनेबिलिटी के साथ डेवलप हो सके। उसके लिए बहुत अच्छे से प्लानिंग करनी है। प्लानिंग करने के बाद कहाँ से आपको पैसा प्राप्त करना है, यानी फंडिंग कहाँ कहाँ से लेना है, और कैसे जो भी फंडेड आए हैं उसको कैसे आप मैनेज करेंगे ताकि आप अपने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके सक्सेसफुली। जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं आपके मेट्रो प्रोजेक्ट्स के, वो इन्वॉल्व करता है वेरियस कंसिडरेशंस इंक्लूडिंग फाइनेंशियल मॉडल्स, कॉस्ट एस्टिमेशन, फंडिंग सोर्स, इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वैलिबिलिटी। फाइनेंसिंग मॉडल, पब्लिक प्राइवेट एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जो फाइनेंसिंग मॉडल होता है वो या तो पूरा का पूरा पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे भी हो सकता है। तो जो फाइनेंसिंग मॉडल होता है वो अलग अलग होता है जो यूज़ किए जाते हैं फंड मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए। पब्लिक फाइनेंसिंग में क्या होता है कि जो इन्वॉल्वमेंट होता है आपका फंडिंग मेट्रो प्रोजेक्ट का, वो पूरा का पूरा पब्लिक फंड्स होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के द्वारा। ये जो मॉडल होता है कॉमनली यूज किया जाता है कहाँ पे, जब पब्लिक गुड्स और गवर्नमेंट पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है उसके फाइनेंसिंग और ऑपरेशंस को। इसके बाद है प्राइवेट फाइनेंसिंग। इस मॉडल में प्राइवेट एंटिटीज जो है इन्वेस्ट करती है फंड के तौर पे प्रोजेक्ट में, और प्राइवेट सेक्टर जो है फाइनेंशियल रिस्क को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी एसोसिएटेड होता है कंस्ट्रक्शन के दौरान या कंस्ट्रक्शन के साथ ऑपरेशन या मेंटेनेंस, वो पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर के अंदर उसके पास पूरा अधिकार होता है। इन रिटर्न दे मे रिसीव रेवेन्यू थ्रू फेयर कलेक्शन एंड अदर रेवेन्यू शेयरिंग अरेंजमेंट। जो प्राइवेट सेक्टर्स इन्वेस्ट करती है पैसा फंड के तौर पे, वो कैसे कलेक्ट करती है, तो फेयर कलेक्शन या अदर जो रेवेन्यू अरेंजमेंट है जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह से। तो वहाँ से जो रेवेन्यू मिलता है वो डायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर्स जो उसमें इन्वॉल्व था इन्वेस्टर के तौर पे, उसके अकाउंट्स में या उसके शेयर जितने भी है उसके हिसाब से उसको बांट दिया जाता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस मॉडल में जो है पब्लिक और प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट तो इन्वॉल्वमेंट होती ही है, साथ ही साथ कुछ प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व होती है जिसको पीपीपी अरेंजमेंट कहते हैं। इसमें दोनों का कोलैबोरेशन फॉर्म होता है जो कि कंसोर्टियम के तौर पे वर्क करता है आपका प्राइवेट, जिसमें फंड, प्लान, बिल्डिंग, मैनेज एंड सस्टेन मेट्रोपॉलिटन रेल सिस्टम को। ये जो पार्टनरशिप्स होते हैं ये प्रमोट किया जाता है रिस्क शेयरिंग और हार्नेस एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़ को, जो कि दोनों ही सेक्टर जो है इसको झेलती है ताकि एग्जीक्यूट किया जा सके आपका मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को अच्छे से। ज़्यादातर जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स है उसमें पीपीपी मॉडल पे ही वर्क किया जाता है।
अगला है कॉस्ट एस्टिमेशन एंड बजटिंग फॉर मेट्रो प्रोजेक्ट। एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेशन और बजट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इससे क्या होता है कि जो कॉस्ट ओवर रन्स होता है उसको अवॉइड किया जाता है, और जो प्रोजेक्ट हमारा है जिसका फाइनेंशियल जो लिमिट है उस फाइनेंशियल लिमिट के अंदर में ही हमारा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाता है। जो कॉस्ट एसोसिएट होता है आपका मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स के, वो आपका होता है कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट जो है वह वैसा एक्सपेंसेस होता है जो रिलेटेड होता है डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, लैंड एक्विजन, स्टेशन, ट्रैक, सिग्नलिंग सिस्टम, रोलिंग स्टॉक यानी ट्रेन एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जो भी एक्सपेंसेस होती है, पैसे की खर्च होती है, वो हमारा आता है कैपिटल कॉस्ट में। ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, इसमें जो है आपका आता है स्टाफ की सैलरी, एनर्जी कंजम्पशंस, मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक, स्टेशन, सिक्योरिटी एंड अदर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो आता है वो ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट के अंदर आता है। जो एस्टिमेशन आपका किया जाता है उसमें कई सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है जो कि आपको करना ही पड़ेगा, जैसे लेबर, मटेरियल कॉस्ट, इंजीनियरिंग चैलेंजेस, इन्फ्लेशन, कंटीजेंसीज फॉर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए। और इसमें डिटेल बजट जो है क्रिएट किया जाता है ताकि जितने भी प्रोजेक्ट के फेजेस हैं अलग अलग फेजेस में तैयार किए जाते हैं, और ऑन गोइंग ऑपरेशनल कॉस्ट जो होगा वो हमारा जो फाइनेंशियल कंट्रोल है उसके लिमिट में ही, मतलब जो फाइनेंस हमें दिया गया कि 10 करोड़ में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो उतना में ही आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। उसके बाद है फंडिंग सोर्सेज एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। जो मेट्रो प्रोजेक्ट है वो रिक्वायर करता है सस्टेंशियल इन्वेस्टमेंट और फाइंड करता है सुटेबल फंडिंग सोर्सेज को, जैसे गवर्नमेंट फंडिंग जिसमें पब्लिक फंडिंग होता है जो कि फेडरल या स्टेट या लोकल गवर्नमेंट बजट में से वो फंड प्रोवाइड करती है, टैक्सेस, ग्रांट्स और डेडिकेटेड ट्रांसपोर्टेशन फंड्स जो कि कॉमन सोर्स आपका होता है। इसके बाद आता है बैरोइंग एंड डेप्थ फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट और प्रोजेक्ट डेवलपर्स जो होते हैं वो सिक्योर करते हैं लोन्स को और इशूज़ करते हैं बॉन्ड को ताकि फाइनेंस कंस्ट्रक्शंस हो सके। एंड रीपेमेंट इज़ ऑफन जनरेटेड थ्रू फ्यूचर फेयर रेवेन्यूज़ एंड अदर रेवेन्यू स्ट्रीम से, मतलब बाद में जब प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उससे जो रेवेन्यू आएगा या अदर सिस्टम ऑफ रेवेन्यू जो हमारा जनरेट होगा एडवर्टीजमेंट वगैरह से, उससे हम लोन को चुकाएंगे। ये गवर्नमेंट का ही है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कई बार प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो कि फंड्स में कंट्रीब्यूट करते हैं इन एक्सचेंज फॉर अ स्टेक इन प्रोजेक्ट फाइनेंशियल रिटर्न। वो कुछ स्टेक मतलब कुछ शेयर जो है एक तरीके से परचेज कर लेते हैं, उसके बिहाफ पे वो कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा यूजर फीस एंड फेयर बॉक्स रेवेन्यू, फेयर कलेक्शन फ्रॉम पैसेंजर इज प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स फॉर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का जो प्राइमरी सोर्स है वो है फेयर कलेक्शन, यानी जो मेट्रो में चढ़ रहा है उससे जो पैसा वसूल किया जाता है जो भाड़ा के तौर पे वो। वैल्यू कैप्चर, ये जो स्ट्रेटजी है ये कैप्चर किया जाता है एज ए पोर्शन ताकि इंक्रीज किया जाए हमारा प्रॉपर्टीज़ का जो वैल्यू है या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो। इससे जो एसेसिबिलिटी होती है आपका मेट्रो सिस्टम में जो प्रोवाइड किया जाता है वो इम्प्रूव होता है, मतलब वो बढ़ता है। इसके बाद है आपका फाइनेंशियल विएबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। फाइनेंशियल विएबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, अगर हमें फाइनेंशियल विएबिलिटी को इंश्योर करना है और सस्टेनेबिलिटी को मेट्रो प्रोजेक्ट का, तो वो लॉन्ग टर्म सक्सेस होना चाहिए। राइडरशिप प्रोजेक्शन जो है वो एक्यूरेट राइडरशिप फोरकास्ट होना चाहिए ताकि जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है वो आपका जनरेट हो सके।
दीज प्रोजेक्शन कंसिडर करता है पॉपुलेशन ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स और एक्टिवनेस ऑफ मेट्रो सिस्टम के। फेयर स्ट्रक्चर, जो आपका फेयर का जो लेवल है वो एक एफोर्डेबिलिटी के साथ होना चाहिए ताकि पैसेंजर्स उसको ले सके, वाइल जनरेटिंग सफिशिएंट रेवेन्यू टू, ताकि जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो आसानी से कवर अप किया जा सके। जो रेवेन्यू है वो डाइवर्सिफिकेशंस में होना चाहिए, यानी जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स है वो एक्सप्लोर करे एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम को, जैसे एडवर्टाइजिंग, रिटेल स्पेसेस एट स्टेशंस और रियल एस्टेट डेवलपमेंट अराउंड स्टेशन। स्टेशन के अराउंड जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट है वहाँ से भी कुछ रेवेन्यू मेट्रो प्रोजेक्ट या मेट्रो को जो संचालित कर रहा है उससे उसको मिले। मतलब रेवेन्यू एक ही सोर्स नहीं होना चाहिए कि भाई हम फेयर कलेक्शन करेंगे, है ना, हम फेयर कलेक्शन करेंगे यानी जो मेट्रो पे चढ़ेगा उससे जो भाड़ा मिलेगा उसी से हम डिपेंडेंट नहीं रहें। और भी आपको सोर्सेज ऑफ इनकम जो है यहाँ पे आपको देखने पड़ेंगे। इसके अलावा लाइफ साइकिल कॉस्ट कंसिडरेशन, लॉन्ग टर्म कॉस्ट जिसमें आपका मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट भी शामिल है, फैक्टर्ड इनटू फाइनेंशियल प्लानिंग में। रिस्क मैनेजमेंट, इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे और मिटिगेट करेंगे जो भी फाइनेंशियल रिस्क है, सच एज चेंजेस इन राइडरशिप, अनएक्सपेक्टेड कंस्ट्रक्शन डिले और इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, जो कि एक विटल होता है टू इंश्योर प्रोजेक्ट फाइनेंशियल हेल्थ। मतलब प्रोजेक्ट का फाइनेंशियली हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है ताकि जो प्रोजेक्ट हमारा है वो प्रोजेक्ट ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए। उसके बाद है आपका फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी इन मेट्रो इम्प्लीमेंटेशन, कैसे हम फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाएंगे मेट्रो को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ड्यू टू देयर सस्टेन इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स, जो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है मेट्रो सिस्टम का वो इम्पॉर्टेंट कंसिडरेबल पॉइंट्स है। ग्लोबली ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली एक ट्रांसपोर्ट का साधन जो है ये आपका बनता है। तो इसमें फुल रिकवर कॉस्ट और कई सारे चैलेंजेस वगैरह भी आते हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के दौरान, तो उन तमाम पॉइंट्स को आपको देखना और समझना होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फेयर कंसिडरेशंस के बारे में। किसके बारे में? फेयर कंसिडरेशंस के बारे में हम यहाँ पे जो है चर्चा करेंगे। तो जो फेयर कंसिडरेशंस है हमारा, इसमें क्या होता है कि डेवलप करते हैं नेशंस या जो डेवलप्ड नेशन है विद हाई पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम के साथ, वो मैनेज करता है, इन्हेंस करता है, हैज़ मैनेज्ड, वो मैनेज हो जाता है टू इन्हेंस द फाइनेंशियल विजिबिलिटी ऑफ मेट्रो प्रोजेक्ट डिस्पाइट लो राइडरशिप। मेनी सिटीज ऑफर सब्सिडीज जिड मिर मेट्रो फेयर प्रायोरिटाइजिंग राइडरशिप ओवर रेवेन्यू जनरेशन। कई बार जो लो राइडरशिप वाली सिटीज़ होती है वहाँ पे मेट्रो फेयर में आपका सब्सिडीज़ के तौर पे प्रोवाइड किया जाता है कि जितने हैं उसका कुछ परसेंट गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करेगी जो उसके अदर सोर्स ऑफ इनकम है उससे। इससे क्या होता है कि जो एफोर्डेबल फीस फेयर होता है वो मेंटेन किया जाता है ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यूजेज हैं वो बढ़ सके, उसको प्रमोट किया जा सके। इंडिया में जो फेयर प्राइसिंग इनकाउंटर्स किया जाता है, ड्यूअल चैलेंजेस ऑफ इंश्योरिंग प्रोजेक्ट फाइनेंशियल विजिबिलिटी एंड एफोर्डेबिलिटी में फॉर इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज्ड सेगमेंट के अंतर्गत आता है। जो एक्सेसिव फेयर हाइक्स होता है उसके कारण से जो राइडर्स होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं बस और अदर मोड्स पे। अगर मेट्रो सिस्टम्स का फेयर बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगा तो वो
मेट्रो को नहीं यूज़ करके वो बसेज और अदर जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ना, राइडर है, वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो इन इंस्टेंस एग्जांपल के तौर पे दिल्ली मेट्रो इंक्रीज्ड फेयर बाय अप टू 100% इन मई 2017। 2017 में 100% जो है आपका फेयर बढ़ा दिया था, तो जिसके कारण से 3 लाख जो पैसेंजर्स थे डेली वो ख़त्म हो गए। क्यों? क्योंकि भाई मेट्रो रेल का जो फेयर है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया, जिसके कारण से वो बसेस और अदर जो मोड हैं ट्रांसपोर्टेशन के, उससे वो अपना ट्रैवल करने लगे कि भाई जितना हम बसेज में देंगे पैसा उतना में तो हम पहुंच जाएंगे, मेट्रो में फिर हम क्यों दे धक्का मुक्की, ना सीट मिलेगा ना कुछ मिलेगा। हम बस से जाएंगे, वो जल्दी भी मिलेगा, हमेशा भी मिलेगा, नज़दीक से भी मिलेगा, घर के नज़दीक भी उतरेंगे। मेट्रो के लिए मेट्रो स्टेशन जाना पड़ेगा, फिर जहाँ जाना है वहाँ पे भी मेट्रो स्टेशन तक ही पहुँच पाएंगे। तो ये तमाम रीजंस थे जिसके कारण से लॉसेज होती है। मेट्रो फेयर स्ट्रक्चर डिफर करता है अक्रॉस सिटीज़। कोलकाता हैज़ लोएस्ट फेयर इन द कंट्री वेयर लखनऊ फेयर्स इज रिलेटिवली हाई। यानी लखनऊ मेट्रो का जो फेयर है वो सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल वाइल दिल्ली चार्ज करता है अगर 60 रुपया फॉर डिस्टेंस ग्रेटर दैन 32 किलोमीटर, तो लखनऊ चार्ज करता है सेम डिस्टेंस एक्सीडिंग 21 किलोमीटर। मतलब दिल्ली मेट्रो 32 किलोमीटर के लिए 60 रुपया तय करती है, तो लखनऊ जो है 21 किलोमीटर के लिए आपका 60 रुपया करती है। डिस्काउंट्स आर ऑफर्ड इन दिल्ली ऑन संडेज एंड हॉलीडे। संडे और हॉलीडे में जो है डिस्काउंट विद दिल्ली मेट्रो प्रोवाइड करती है। चेन्नई हैज़ ऑल्सो कंपेरेटिवली हाई फेयर दैन दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो के कंपेयर में अगर बात किया जाए तो चेन्नई मेट्रो का भी जो फेयर है वो ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे कुछ कंपेरिजन जो है आपका दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मुंबई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, पुणे मेट्रो दिया गया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर किलोमीटर। मतलब 1 से 2 किलोमीटर है तो मुंबई मेट्रो 10 रुपया फेयर करती है, कोलकाता मेट्रो 3 रुपया फेयर करती है, और जयपुर मेट्रो जो है आपका 10 रुपया फेयर करती है। वही 2 से 5 किलोमीटर का है तो मुंबई मेट्रो 20 रुपया, एक मिनट, ये पैसा ही है ना, नहीं ये तो डिस्टेंस है ना, सॉरी, ये आपका डिस्टेंस है। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे है दिल्ली मेट्रो का दिया गया है ना, मुंबई मेट्रो का आपका दिया गया है। तो अलग अलग मेट्रोज़ का यहाँ पे दिया गया है ना। मुंबई मेट्रो का रेट दिया गया है, कोलकाता मेट्रो का डिस्टेंस ट्रेवल्ड इतना से इतना है। इसके अलावा जयपुर मेट्रो का फेयर दिया गया है। तो अलग अलग मेट्रोज़ का यहाँ पे जो है दिए गए हैं, जिसके हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो। इसके अलावा आप जो चार्ट आती है ना, ये उतना अच्छे से समझाया नहीं गया है इसमें। आप अगर चार्ट लेकर चलोगे तो वो और भी अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, अब हम बात करेंगे राइडरशिप रिफ्रेज्ड के बारे में। किसके बारे में? राइडरशिप रिफ्रेज्ड के बारे में। तो इसमें हम क्या करते हैं कि दिल्ली मेट्रो का हम मोस्टली एग्जांपल लेते हैं, जिसमें आपको जो राइडरशिप है, जो एस्टिमेट किया गया था कि भाई हमें इतना होना चाहिए राइडरशिप, उससे ज़्यादा ही है ना। मतलब ओवर एस्टिमेट हो गया, मतलब जितना हमें चाहिए था उससे ज़्यादा राइडरशिप आ रहा है एक्सपेक्टेड से। तो जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स है ड्यूरिंग प्लानिंग फेज, वो आपका
बनाया जाता है उसके बेसिस पे, राइडरशिप के बेसिस पे कि एस्टिमेटेड राइडरशिप हमारा कितना है। ये जो फिनोमिनन है ये आइडेंटिफाई करता है कॉमन अकरेंस इन प्रोजेक्शन वर्ल्ड वाइड और एड्रेस करता है इशूज़ को फ्यूचर मेट्रो प्लानिंग के लिए और अदर सिटीज़, जो कि फोकस करता है रेक्टिफाइंग दिस प्रॉब्लम एंड इन्हेंसमेंट टू ट्रैवल डिमांड मॉडल, ताकि नेसेसरी जो भी हमारा फोरकास्ट है डिमांड का वो एक्यूरेट हो सके और एडवांटेज मिल सके मेट्रो सिस्टम का। कंपेयर करें राइडरशिप का तो अलग अलग सिटीज़ के लिए अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो जो फेयर होता है दिल्ली में वो नोटेबली कम होता है दैन चेन्नई और लखनऊ, तो इसलिए वहाँ पे दिल्ली में जो पर किलोमीटर जो राइडरशिप है वो ज़्यादा है। लेकिन वही अगर कोलकाता का देखें तो इनक्योर्ड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे उतना राइडरशिप नहीं है, बल्कि फेयर बहुत ही कम है फिर भी। तो यहाँ पे राइडरशिप एंड सिटी वाइज कंपैरिजन अगर बात किया जाए तो ये जो सोर्सेज लिया गया है अलग अलग मेट्रो के जो वेबसाइट है वहाँ से लिए गए हैं। जैसे दिल्ली मेट्रो एनसीआर के लिए नेटवर्क है 351, ये तो बढ़ चुका है, ये पुराना डाटा है ना, ओल्ड डाटा है, इसलिए यहाँ पे दिया गया है, बुक में ओल्ड डाटा दिया गया है 2022-23 तक कहीं। तो एनुअल राइडरशिप कितना है 1790 मिलियन, राइडरशिप पर किलोमीटर पर डे तो 13,973। हैदराबाद मेट्रो तेलंगाना का बात किया जाए तो 69 किलोमीटर का है, एनुअल राइडरशिप 173 मिलियन है, पर डे राइडरशिप जो है 6,884 है। इस तरीके से आप यहाँ पे अहमदाबाद मेट्रो गुजरात का देख सकते हो 7 किलोमीटर है 0.4 मिलियन और 164 राइडरशिप पर किलोमीटर पर डे आपका है। इसी तरीके से यहाँ पे आप अगर देखें नोएडा मेट्रो यानी एनसीआर की तो 30 किलोमीटर का नेटवर्क है और 5 मिलियन जो है राइडरशिप है, पर डे पर किलोमीटर बात किया जाए तो 500 व्यक्ति पर किलोमीटर यहाँ पे जो है राइडरशिप के तौर पे जाते हैं। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। बाकी आपको अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डेफिनेटली आपके बेहतर डिस्कशंस किया जाएगा और भी डिटेल में आप लोगों को साथ शेयर किया जाएगा। बस चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम एक सीक्वेंस में मिले। और चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको बेहतर कंटेंट आपको जो है मिल सके। थैंक यू।